हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। आपने फुटबॉल खेला होगा या लोगों को फुटबॉल खेलते हुए देखा होगा। इस गेम में क्या होता है कि एक बॉल होती है, उसको मूव करना होता है और गोलकीपर उसे स्टॉप करने की कोशिश करता है। यहाँ पे बॉल मूव करने के लिए और बॉल को स्टॉप करने के लिए एक साइंटिफिक चीज़ इफेक्ट में आती है जिसे हम फोर्स के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं फोर्स क्या होता है। डेफिनेशन है फोर्स की, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। बात समझ नहीं आई, एग्जाम्पल से समझेंगे। डोर का एग्जाम्पल लीजिए। आप डोर को खोलने के लिए मोस्टली क्या करते हो, उसको पुश करते हो, धक्का देते हो, तब दरवाज़ा खुलता है। और दरवाजे को बंद करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसे पुल करना होता है, खींचना होता है, राइट। तो जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे धक्का लगाते हो या फिर उसे खींचते हो, उसे पुश करते हो या उसे पुल करने की कोशिश करते हो, वही चीज़ साइंस में जानी जाती है फोर्स के नाम से। समझ में आई बात। इसी तरीके से जब आप फुटबॉल खेलते हो, बॉल को मूव करते हो, उस पर फोर्स लगाते हो, ठीक है। और गोलकीपर क्या करता है, फोर्स लगाकर उस बॉल को पकड़कर स्टॉप करना चाहता है। ये सारी जो टर्म्स हैं, चीज़ें हैं, ये सारे इफेक्ट में आते हैं ओनली बिकॉज ऑफ फोर्स। आपको एंट्रेंस के लिए अपने माइंड में ये रखना है कि जब हम ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो उसे फोर्स कहते हैं। अब पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस फोर्स को हटा देगा और पूछ लेगा पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे, राइट। आगे बढ़ेंगे हम चैप्टर के। अब देखिए, फोर्स को इफेक्ट में आने के लिए कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इंटरेक्शन में आने चाहिए, तभी फोर्स इफेक्ट में आएगा। बात नहीं समझ में आई, मैंने दरवाजे का एग्जाम्पल दिया था। डोर में क्या था, आप डोर को धक्का दे रहे थे और उसे खींच रहे थे, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं ना, एक आप हो, एक दरवाज़ा है। इसी तरीके से आप फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल को आप धक्का दे रहे थे, वो मूव कर रहा था, उसे स्टॉप करने की कोशिश कर रहे थे। तो फोर्स जो इफेक्ट में आ रहा है, कब आ रहा है, दो चीज़ें होनी ज़रूरी थी, आप हो और फुटबॉल है। इसी तरीके से जितना भी एग्जाम्पल देखोगे आप फोर्स का, जहाँ भी फोर्स इफेक्ट में आता है, वहाँ कम से कम दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखिए, जब दो लोग मिलकर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं एक डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ए आप देखिएगा, दो लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है, उस पर धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों साथ मिलके कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, साथ मिलके एक डायरेक्शन में धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्या कहा मैंने, जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, बात क्या याद रखनी है, सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो फोर्स की जो पावर होगी, जो उसका इफेक्ट होगा, वो ज़्यादा होगा। वहाँ पर फोर्स क्या होता है, दोनों लोग का ऐड हो जाता है, राइट। दूसरा सिचुएशन देखिएगा, यहाँ क्या है, एक वुडन बॉक्स है और यही दोनों लोग अब क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आकर फोर्स लगा रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी कि जब दो अलग अलग फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन पे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगी, तो फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पे फोर्सेस क्या होते हैं, आपस में डिफरेंशिएट करने लगते हैं, माइनस होने लगते हैं। आपने याद क्या रखना है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, याद ये रखना है कि जब फोर्सेस सेम डायरेक्शन में अप्लाई होंगी तो वो ऐड होती हैं, ठीक है। और जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती हैं किसी ऑब्जेक्ट के, जो नेट फोर्स होता है वो डिफरेंशिएट कर जाता है, माइनस कर जाता है। यहाँ पे जो होगा वो फोर्स का इफेक्ट कम होगा, यहाँ जो होगा वो फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा। समझ में आई बात। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है कि फोर्स कितना पावरफुल है, कितना इफेक्टिव है, वो किससे एक्सप्रेस किया जाता है, वो मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस किया जाता है। अब ये मैग्नीट्यूड किस बला का नाम है, मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेज लग रही होती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर जितनी ज़्यादा फोर्सेज लगेंगी, उसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एग्जाम्पल ले लो, ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई सा ऑब्जेक्ट था, बॉल है एक, इस पे इधर से फोर्स लगा रहे, इधर से लगा रहे, इधर से लगा रहे, तो इस पे जितनी भी फोर्सेस लगेंगी, एग्जाम्पल ले लो, यहाँ 2 न्यूटन लगा रहे थे, 2 न्यूटन लगा रहे थे, 2 न्यूटन। अब ये फोर्सेस को जब हम ऐड कर देंगे कि एक ऑब्जेक्ट पे टोटल 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसे क्या कहेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। तो आपको याद क्या रखना है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि आ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताती जाऊंगी आपको कि याद क्या क्या रखना है। एसआई यूनिट जो होती है फोर्स की, वो है न्यूटन।
SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन है, ये आपको याद रखना है फॉर एंट्रेंस। CGS सिस्टम जो है वहाँ पर SI यूनिट जो यूनिट है फोर्स की वो डाइन में भी मेज़र की जाती है। तो अगर आपसे पूछे SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है तो आप बताओगे न्यूटन। अगर आपसे ये पूछ ले कि CGS सिस्टम में फोर्स को किस यूनिट में मेज़र करते हैं तो आप बताओगे डाइन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे। अब आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही हैं फोर्सेस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। मैम ये स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? वेट, आई एम टेलिंग यू स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। अ स्टेट ऑफ मोशन of an object is described by its speed and direction of motion। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, मोशन बोले तो मूवमेंट करता है, तो उसकी स्पीड और उसका डायरेक्शन जो है ना उसी को हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। क्या समझे? स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है एक ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसकी स्पीड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, वही कहलाता है स्टेट ऑफ मोशन। अब ये जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। अगर सिंपली कहा जाए तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है और डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कैसे? देखो फुटबॉल है, ठीक है, मूव कर रहा होता है, आप उस पर एक ज़ोर सा किक मारो, फुटबॉल पे और ज़ोर सा किक मारो तो वो और तेज़ मूव करने लगता है ना, होता है ऐसा, क्योंकि आपने उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया हुआ है। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है। दूसरा एग्जांपल लो, वही फुटबॉल है, वो सीधे जा रहा था, आप सीधे उसको मूव कर रहे थे, आपने उस पर एक किक इस तरीके से मारा कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। वो सीधे जा रहा था, वो इधर जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फुटबॉल है उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, क्योंकि आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। बस यही समझना था आपको कि फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड और डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अब ये देखिए, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो उसकी डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा था और आपने फोर्स इधर से लगाया, उसी की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। फिर से सुनो, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, इस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो तो स्पीड क्या होगी ऑब्जेक्ट की? इंक्रीज़ हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाते हो तो स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ मूव कर रहा था और हम क्या कर रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आके फोर्स लगा रहे हैं। अब अपोजिट डायरेक्शन में आके फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीड जो होगी ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। समझे बात? देखो प्रैक्टिकल लाइफ से समझो, अगर आप एक बॉल लिए हुए हो, कोई भी बॉल ले लो, बॉल इधर मूव कर रही थी, आपने इसको पीछे से किक मारा तो क्या होगा, बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब बॉल मूव कर रही है इधर और आप क्या करो, इधर बॉल मूव कर रही है, इधर सामने से आके उसको किक मारो तो क्या होगा, स्पीड जो होगी बॉल की डिक्रीज़ हो जाएगी, वो रुकने लगेगा बॉल। समझ में आई बात? आपने कभी आटा गूंदा है? आपने नहीं गूंदा होगा, लड़कियों ने गूंदा होगा, या फिर आपने जो बॉयज़ हैं उन्होंने अपने मम्मी को किचन में खाना बनाते हुए देखा होगा, राइट। जब वो आटा गूंदती हैं तो आप देखोगे उस आटे का शेप चेंज हो रहा होता है चेंज। क्यों हो रहा है? क्योंकि आटे पे, डो पे फोर्स लगाया जा रहा है और फोर्स लगाने की वजह से उस डो का शेप चेंज होता है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे आप। सोफ़े पे बैठते हो, अगर स्पंजी सोफ़ा है आपका, आप उस पर बैठ रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आपके बॉडी के फोर्स की वजह से उस सोफ़े का शेप थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाता होता है ना। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ आपको, इसलिए ताकि ये कॉन्सेप्ट समझो आप कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है। बॉटल लो, आप अपने हाथ में बॉटल पकड़ते हो, कोई भी प्लास्टिक का बॉटल लो, उसको दबाओ, फोर्स लगाओ उस पर, थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो जो शेप है बॉटल का, प्लास्टिक बॉटल का, वो चेंज हो जाएगा। क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। तो बात समझ में आई कि फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ क्या क्या पढ़ लिया, ये देख लेते हैं एक बार। फोर्स की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रुका हुआ है, फोर्स लगाएंगे हम, वो तो मूव कर जाएगा। बॉल रखी हुई है, रुकी हुई बॉल है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, किक कर रहे हो, तो क्या होगा, वो मूव होने लगेगा। ये बात हमने समझ ली। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सही है, हमने समझ लिया था कि फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाती है। अगर हम
मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो स्पीड इंक्रीज़ होगी, वहीं हम मोशन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में आके फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद हमने समझा कि ऑब्जेक्ट की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। सही है, फुटबॉल रखा हुआ था वो सीधे जा रहा है, हमने उस पर फोर्स लगाया और इस तरफ मूव कर गया। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। और हमने लास्ट में ये भी देखा कि फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें हमने देख ली। अब आगे देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस आपको दो टाइप के पढ़ने, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जहां दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल इंटरेक्शन होता है, मतलब फिजिकली वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। जैसे आपने बॉल को किक किया, फुटबॉल को किक किया, तो आपके लेग के बीच में, पैर के बीच में और फुटबॉल के बीच में टच हुआ, फिजिकल टच हुआ। ठीक है, आप कोई चीज़ उठा रहे हो, बाल्टी उठा रहे हो, बकेट की पानी से भरा हुआ बकेट उठा रहे हो, वहाँ पे क्या होगा, हाथ से उठा रहे होते तो हाथ और बाल्टी के बीच में फिजिकल टच होता है। तो ऐसे फोर्सेस जहाँ पर फिजिकल टच हो रहा होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उन्हें हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। वहीं दूसरी तरफ जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं उनके बीच में कोई टच नहीं होता है। ऐसा कौन सा फोर्स है, एग्जाम्पल देख लो आप मैग्नेट का। मैग्नेट लेते हो, चुंबक जिसे कहते हैं, आयरन की चीज़ों को उससे चिपकाते हो, ठीक है, अट्रैक्ट करते हो, तो क्या वहाँ पर फिजिकल टच होता है? नहीं ना, आप दूर से आयरन को मूव कर सकते हो, दूर से ही दोनों के बीच में अट्रैक्शन करवा सकते हो। तो ऐसे फोर्स है जहाँ पे फिजिकल टच के बिना भी काम हो जाता है, उसे हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब डीप में स्टडी कर देते हैं कुछ कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स। ये मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मस्कुलर फोर्स वो फोर्स है जो इफेक्ट में आता है हमारी बॉडी की मसल्स की वजह से। मतलब ये फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनका ओरिजिन हमारी बॉडी की मसल्स की वजह से होता है। एग्जाम्पल ले लो, आप बकेट उठाते हो, पानी से भरा हुआ बकेट उठाने के लिए आप क्या करते हो, हाथ से उस बकेट को उठाते हो। बॉडी के जो मसल्स हैं, हैंड के जो मसल्स हैं, उनकी वजह से ही फोर्स जनरेट हो रहा है। इसी तरीके से टेबल पे बुक रखी हुई है, बुक उठाओ आप हाथ से, तो आपके जो हाथ के मसल्स हैं वही फोर्स लगाते हैं, वही बुक को उठाते हैं। ठीक है, आप बैग जो होता है, स्कूल बैग कंधे पर टांग कर लेके जाते हो, वो कहाँ से हो रहा है? वो आपके शोल्डर्स के जो मसल्स हैं, हाथ के जो मसल्स हैं, उनकी वजह से वो फोर्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जितना भी फोर्स है जहाँ पर आपकी बॉडी की मसल्स की वजह से उनका ओरिजिन हुआ हो, उन्हें हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा, फोर्स कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। याद क्या रखना है आपको, ये मस्कुलर फोर्स जो होता है वो एक कांटेक्ट फोर्स है। क्यों कांटेक्ट फोर्स है? क्योंकि यहाँ पर फिजिकल टच हो रहा है। आपने बाल्टी उठाई, आपके हाथ और बाल्टी के बीच में फिजिकल टच हुआ। आपने बुक उठाई टेबल से, बुक और हाथ के बीच में फिजिकल टच हुआ। इसी तरीके से आप बैग टांग कर लेके जा रहे थे, वहाँ पर भी शोल्डर के बीच में और बैग के बीच में फिजिकल टच हुआ, तो इसलिए हम मस्कुलर फोर्स को कॉन्टेक्ट फोर्स करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, फ्रिक्शन जो होता है, सेकेंड जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच में ऐसा फोर्स है जो कि रेजिस्टेंस का काम करता है, रोकने का काम करता है। जैसे अगर आप बाइसिकल चला रहे होते हो, ब्रेक लगाया, बाइसिकल चला रहे हो रोड पे, ब्रेक लगाया, वो बाइसिकल रुक जाती है, एक जगह पे रुकती है, राइट। कोई भी चीज़ हो, जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया की मूव कर रही हैं, एक ना एक वक्त आता है जब वो रुकती हैं। ऐसा नहीं है ज़िंदगी भर मूव करती रहेंगी। आप बॉल मूव करो, बॉल को किक करके छोड़ दो उसे, तो क्या वो ज़िंदगी भर मूव करती रहेगी? नहीं ना, एक टाइम आएगा बॉल रुक जाएगी, थोड़ी देर में रुकती है बॉल। क्यों रुक रही है? क्योंकि एक ऐसा फोर्स पाया जाता है फ्रिक्शन नाम का, जो कि चीज़ों को रोकने का काम करता है, रेजिस्ट करने का काम करता है। अपने याद क्या रखना है, फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन की डीप स्टडी हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तो ज़्यादा मैं नहीं बता रही फ्रिक्शन के बारे में। अभी आपको याद क्या रखना, फ्रिक्शन एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। क्यों कॉन्टेक्ट फोर्स है? क्योंकि यहाँ पर फिजिकल टच होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे मैंने बाइसिकल का एग्जाम्पल दिया था, तो आपके बाइसिकल का जो टायर है और रोड जो होता है, उसके बीच में क्या हो रहा है? फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। उसी तरीके से एक फुटबॉल है, वो थोड़ी टाइम बाद रुक जाता है, तो ग्राउंड और फुटबॉल के बीच में क्या है? फिजिकल टच है। इसलिए हम फ्रिक्शन को कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। आगे देखेंगे, अब हमें पढ़ना है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमने देखा था क्या
कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनके बीच में कोई फिजिकल टच नहीं होता। तो पहला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जो मैग्नेट की वजह से ओरिजिन में आया हुआ हो। तो आप आयरन की पीस लो, मैग्नेट लो, आपने किया होगा, अगर नहीं किया तो ट्राई करके देखना। आयरन की पीसेस लो, मैग्नेट लो, और दूर से ही, ऊपर से कोई फिजिकल टच नहीं होता है मैग्नेट और आयरन के बीच में, दूर से ही वो मैग्नेट क्या होगा? आयरन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा विदाउट एनी फिजिकल टच। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगता है बिना किसी फिजिकल टच के। ठीक है, आगे देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपने किया हो तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया तो ट्राई करना। एक कॉम्ब लेना प्लास्टिक का, अपने हेयर्स पे ड्राई अगर आपके हेयर्स है तो कॉम्ब को रब करना, और छोटे छोटे पेपर के पीसेस लेना। सुनना ध्यान से, पीसेस लेना। उस पीसेस के पास जब आप अपना कॉम्ब लेके जाओगे तो पेपर के छोटे छोटे जो पीसेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे कॉम्ब से, बिना किसी फिजिकल टच के कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आपने बाल में रगड़ा कॉम्ब को तो वहाँ पर कॉम्ब आपका चार्ज हो गया। हेयर्स में चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि कॉम्ब को चार्ज कर दिए। अब चार्ज होने की वजह से ही वो कॉम्ब क्या कर रहा है? पेपर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। इस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा फोर्स जहाँ पर कोई चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। समझे बात? जब भी कोई फोर्स किसी चार्ज बॉडी की वजह से एक्सर्ट होता है दूसरी बॉडी पर, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर भी कोई फिजिकल टच नहीं होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इनिशियली कोई फिजिकल टच नहीं होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तीसरा कॉन्टैक्ट फोर्स जो हमें पढ़ना है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप कोई भी चीज़ आसमान की तरफ उछालो, बॉल लो, उसको आसमान की तरफ उछालो, अल्टीमेटली क्या होता है? वो बॉल नीचे आके गिरता है। ऐसे ही कोई भी चीज़ आप लोगे, दुनिया की कोई भी चीज़ जिसको आप ऊपर उछाल रहे हो तो क्या होगा? वो नीचे की तरफ आकर गिरेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ में एक फोर्स होता है, अर्थ एक फोर्स एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उसको खींचने की कोशिश करती है अर्थ। इस वजह से ही सारे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरते हैं। उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, पुल कर रही है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। डेफिनेशन देख लो, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये याद रखना, वो पावर अर्थ की जिसकी वजह से वो पुल करती है ऑब्जेक्ट्स को, उसको क्या कहते हैं बच्चों? से कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरेक्शन, फिजिकल टच नहीं होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, तो आपने समझी पूरी। एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो ये ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सिर्फ अर्थ में नहीं पाया जाता। जो यूनिवर्स के अदर बॉडीज़ हैं वो भी एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करते रहते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, तो उससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं रखना। आपको जो ओवरऑल मैंने बताया, आपको क्या क्या याद रखना है कि जो फ्रिक्शन है और मस्कुलर फोर्स है, ये दोनों क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है? वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने वीडियो के लास्ट जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके वीडियोस देखें साइंस के। हमने अपने चैनल पे सारे वीडियोस साइंस के अपलोड कर रखे हैं फॉर 9th एंट्रेंस, तो उसे देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपके साथ के बहुत सारे लोग मिलेंगे, वहाँ पे कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हमें पढ़ना है नया टॉपिक प्रेशर। ये फोर्स से अलग टॉपिक है, फोर्स हमने कवर कर लिया है, ये दूसरा टॉपिक है प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। एक यूनिट एरिया पे जितना भी फोर्स लग रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। मान लो ये एक यूनिट एरिया है, ये एक एरिया, इस पे जितना भी फोर्स आप एक्सर्ट करोगे, जितना भी फोर्स एक्सर्ट करोगे उसे क्या कहेंगे? हम प्रेशर कहेंगे। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय एरिया।
एक और चीज़ ध्यान रखना, जितनी कम एरिया होगी, एरिया जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। मान लो अगर एक सरफेस एरिया इतना है और एक इतना है, दोनों पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, दोनों पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो जो छोटा एरिया होगा, स्मॉलर जो एरिया होगा, उस पे क्या होता है, उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू लार्जर एरिया। तो ये चीज़ याद रखना, स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर। फॉर्मूला ध्यान रखना, फोर्स बाई एरिया, ठीक है। अब प्रेशर से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर। जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी प्रेशर लगाते हैं। फ्लूइड्स क्या होते हैं, गैस और लिक्विड को जब आप कंबाइन करके बोलते हो उसे फ्लूइड कहा जाता है। मतलब गैस और लिक्विड अलग अलग टर्म बोलने की जगह आप एक ही टर्म यूज़ कर रहे हो, फ्लूइड का, ठीक है। तो फ्लूइड्स जो होते हैं, गैस और लिक्विड जो होते हैं, उनमें भी प्रेशर होता है, उनमें भी ये कैपेसिटी होती है कि वो प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे हम। अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझने के लिए आपको ये समझना है एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो हमारे अर्थ के चारों तरफ गैसेस का एक एनवेलप पाया जाता है, एक ब्लैंकेट पाया जाता है। कहने का मतलब है अगर ये हमारी अर्थ है तो इसको चारों तरफ से गैसेस ने घेर रखा है, गैसेस ने घेर रखा, उसी को क्या कहते हैं, हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो हवाओं का, गैसेस का एक चद्दर हमारी अर्थ के ऊपर चढ़ा हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये एटमॉस्फेयर लगाता है एक प्रेशर, एक्सर्ट करता है प्रेशर, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर से देखिएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इतना ज़्यादा होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर ना हो तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे हम क्रश हो सकते हैं, दब सकते हैं, कुछ ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेशर होता है जो कि वो उस एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के इक्वल होता है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता है। याद क्या क्या रखना है आपको, एटमॉस्फेयर ध्यान रखना, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, साथ ही साथ ध्यान रखना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते किसको हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक के। अब हम देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, पास्कल है। अच्छा, मैंने बताया हुआ है एसआई यूनिट ऑफ, इससे पहले फोर्स का बताया हुआ था, वो क्या है कमेंट सेक्शन में बताना, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। अभी क्या ध्यान रखना है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, पास्कल है, सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्या है, ये प्रेशर के टॉपिक पे बना हुआ है कि एक बंदा था, क्या नाम था उनका, ओट्टो वैन गुइरिक। ओट्टो वैन गुइरिक एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक ऐसी डिवाइस को इन्वेंट किया, पंप को इन्वेंट किया, जिससे किसी भी वेसल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एयर निकाला जा सकता था। उसमें जितना भी एयर होता ना उसको निकाल सकते थे। तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने 2 बॉल्स लिए, ऐसे आधे आधे हेमिस्फीयर लिए, बॉल लिए, मेटल के बॉल लिए, और उसमें जितना भी एयर था उसको निकाल दिया, उसको कंबाइन कर दिया इस तरीके से। फिर उन्होंने इतने सारे घोड़े लगाए, इतने ज़्यादा, लेकिन फिर भी इन लोगों ने नहीं, ये जो घोड़े हैं इस बॉल को अलग नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि यहाँ से उन्होंने एयर को हटा दिया था, जो फोर्स था एयर प्रेशर का वो इन दोनों को अलग ही नहीं कर पा रहे थे, घोड़े मिलकर भी अलग नहीं कर पा रहे थे। समझे बात। तो याद क्या रखना है, ये कहानी नहीं याद रखनी है आपको, ये ओट्टो वैन गुइरिक याद रखना, कहाँ से बिलोंग करते थे, जर्मन साइंटिस्ट थे ये, ठीक है, 17th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हु इन्वेंटेड द पंप टू एक्सट्रैक्ट आउट एयर फ्रॉम अ वेसल। तो याद रखना वो कौन थे, ओट्टो वैन गुइरिक। ये था हमारा पूरा चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, डू आस्क इन कमेंट सेक्शन, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।